सभी को नमस्कार। महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे और आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है वियना की संधि। आप जानते हैं कि वियना की संधि जो वाटरलू के युद्ध के बाद शुरू हुई। तो आपको पता है कि भाई 18 जून 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। तो एक तरफ फ्रांस यानी कि नेपोलियन और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, फरसा और ऑस्ट्रिया थी। यानी कि एक तरफ अकेला नेपोलियन फ्रांस था तो दूसरी तरफ चार देश ब्रिटेन, रूस, फरसा और ऑस्ट्रिया थी। और इसके साथ कारण यही था कि ये चार इकट्ठे होने के कारण जिस समय नेपोलियन फ्रांस का शासक था उन्होंने साम्राज्यवाद नीति अपनाई थी। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है कि भी अपने क्षेत्र को लगातार विस्तार करना, दूसरे के क्षेत्र को अधिग्रहण करना। तो इसके कारण से जितने भी उसके पड़ोसी देश फ्रांस के थे तो वो नेपोलियन की इस हरकत से परेशान थे। आखिरकार उन्होंने चारों ने मिलकर के नेपोलियन से एक युद्ध लड़ा जो कि 18 जून 1815 को, जिसको वाटरलू का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और उसके बाद में उसके साथ वियना संधि की गई। और वियना संधि 1815 में ऑस्ट्रिया में इकट्ठे हुए। वियना में चार देश ब्रिटेन, रूस, फरसा, ऑस्ट्रिया, और इसकी अध्यक्षता की ऑस्ट्रिया के चांसलर चार्ल्स मेटरनिख ने। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि वियना संधि की अध्यक्षता किसने की, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर चार्ल्स मेटरनिख ने। और इस वियना संधि के उद्देश्य क्या थे, तो वियना संधि का सबसे पहले उद्देश्य यही था कि नेपोलियन को जल लगातार साम्राज्यवादी नीति अपना रही थी तो उसके जो प्रभाव है उसको समाप्त करना, उसके क्षेत्र में जो है परिवर्तन करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ऐसी यूरोपीय सरकार की स्थापना करना जो रूढ़िवाद के आधार पर हो। हालांकि रूढ़िवादी का पहले समाप्त हो गया था फ्रांस में, यूरोप में, लेकिन उसको पुनः स्थापित करने का एक उनका उद्देश्य था। और वियना संधि के बाद में जो हुआ उसमें क्या परिवर्तन किए गए, क्या शर्तें थी, तो वो थी सबसे पहले बूर्बो वंश को जो है पुणे फ्रांस में सत्ता सौंप दी गई। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, आप पता है फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी, तो उस समय बूर्बो वंश को हटा दिया गया तो पुणे उसको सत्ता सौंप दी गई। फ्रांस से नेपोलियन के जो शासक हैं जिन स्थानों पर कब्जा किया था उसको वापस ले लिया गया। अर्थात नेपोलियन ने अपने पड़ोसी देशों के जिस क्षेत्र को अपने अधीन किया गया था वो वापस ले लिया गया। और भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके, इसकी सीमा पर अनेक ऐसे प्रबंध किए गए जिसके कारण फ्रांस अपना क्षेत्र पर विस्तार अधिक न कर सके। उत्तर में फ्रांस की सीमा के उत्तर में नीदरलैंड की स्थापना की गई जिसमें बेल्जियम, वर्तमान का बेल्जियम भी स्थापित था। और उत्तरी इटली का नियंत्रण किसको सौंप दिया गया, ऑस्ट्रिया को सौंप दिया गया। नेपोलियन द्वारा स्थापित किए गए 39 राज्यों को जर्मन महासंघ में कायम किया गया। बहुत बार एग्जाम में ये आता है कि जर्मन महासंघ में कितने राज्य शामिल थे, तो वो 39 राज्य शामिल थे। और फरसा को सैक्सनी का एक हिस्सा उस समय प्रदान किया गया। तो ये उस समय का एक पेंटिंग का फोटो है कि वियना संधि में जो लोग शामिल हुए। और वियना संधि को ऐसा माना जाता है कि जो फ्रांस के लोग अपमान के तौर पे देखते हैं कि उनको इस संधि के माध्यम से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, वो चाहे आर्थिक रूप से हुआ या क्षेत्र के रूप में हुआ। तो ये वियना संधि और उस वियना संधि के उद्देश्य और वियना संधि के बाद क्या परिणाम निकले उस पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।